देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर की समरी बताऊंगा। देखो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं एक होमोजेनस मिक्सचर को। किसे कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। इजी लैंग्वेज में होमोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसके अंदर जो आपने मिलाया है, मान लो एक वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने कुछ मिलाया और वो पूरी तरीके से घुल गया उसके अंदर, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते उसके बाद आसानी से, तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसके अंदर आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, जिसको मिलाया गया है उसको बोलते हैं सॉल्यूट और जिसमें मिलाया गया है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में जब आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपको एक्वा सॉल्यूशन बोले तो वाटर का सॉल्यूशन ही मिलेगा, सॉल्वेंट आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, कि सॉल्यूट उसे बोलते हैं जिसको मिलाया गया है और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसमें मिलाया गया है। ठीक है, आप इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनकी कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, उसके मेथड्स कैसे पता लगाएं कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, कितना परसेंट मिलाया गया है या कितना मिलाया गया है। कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन निकालने का तरीका, हम देखेंगे कंसंट्रेशन निकालने के मेथड्स। कंसंट्रेशन निकालने के कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है, हम जो पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा है मोलैलिटी, मोलैरिटी। और नॉर्मेलिटी। इसके अलावा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे आसान मेथड है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने 12 ग्राम ऑक्सीजन पूछी है कि कितने, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। 12 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे? वेरी इजी, मास है 12 और इसका मोलर मास कितना है, मोलिकुलर मास या मोलर मास या मोलिकुलर वेट भी आप इसको कह सकते हो, कितना है? एक ओ का होता है 16 और दोनों का कितना हो जाएगा? 32। तो आंसर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 12/32 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। साथ बात करते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन सबसे आसान तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का, वो है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। वेरी इजी। मान लो आपने 2 मोल शुगर मिलाई, ग्लूकोज मिलाया, 2 मोल ग्लूकोज मिलाई इन 3 मोल वाटर। आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन बताओ ग्लूकोज का कितना होगा। बहुत आसान है, 2/2 + 3 मोल ले लिए ग्लूकोज के, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल, अपॉन टोटल मोल्स कितने होंगे 2 + 3 5, तो आंसर आ जाएगा 2/5। ऐसे वाटर के पूछ लिए तो 3 इसके मोल्स होते ही हैं, अपॉन टोटल मोल कितना आ जाएगा 5, 3/5। तो मोल फ्रैक्शन ऐसे निकलता है। मोल फ्रैक्शन की खास बात यह है, इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और याद रखना कि पहले कंपोनेंट का और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। देखो इन दोनों को ऐड कर लो तो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। क्या आएगा? 2 मोल फ्रैक्शंस को जब आप ऐड करते हो 2 कंपोनेंट के तो उसका आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो अगर आपका एक मोल फ्रैक्शन आ चुका है तो दूसरे का निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले वाले से माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो सपोज आपके पास ये आंसर आ गया तो आप 1 में से माइनस करोगे तो 3/5 ही आएगा। दूसरे का मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1 से माइनस करके। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आपने एक जने का मोल निकाला, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट का मोल 1 में से माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे तो ठीक था, लेकिन अगर आपको मैं दे दूं मास तो क्या करोगे? तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मान लो आपके पास 12 ग्राम, ऐसे नहीं, 20% ग्लूकोज दे रखी है इन वाटर,
तो कैसे करोगे? 20% इन वाटर का मतलब है 20 ग्राम ग्लूकोज आपके पास है 100% सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास कितनी ग्लूकोज है? 20 ग्राम। तो इसका मतलब एक बात बताओ, 20 ग्राम आपके पास सॉल्यूट दे रखा है, ग्लूकोज दे रखी है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ये दे रखी है। तो सॉल्वेंट जो बचा वो कितना बचा? सॉल्वेंट बचा 100 में से 20 गया 80 ग्राम। कितना बचा? 80 ग्राम। सॉल्वेंट आपके पास 80 ग्राम दे रखा है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 80 ग्राम। कितनी दे रखी है? 80 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है? वाटर, और ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट की, वाटर की दे रखी है 80 ग्राम और ग्लूकोज की दे रखी है 20 ग्राम। आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले मोल्स। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन में क्या लगते हैं? मोल्स रखते हैं। पहले दोनों के मोल्स निकालोगे, आंसर आ जाएगा। मोल्स कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, ऐड करोगे, सबका मोलर वेट निकालोगे इनका, तो कितना आएगा? 96 96 8 10, और यहाँ पे बचा 11 18 180। ग्लूकोज का कितना होगा? 180 मोलर मास होगा, और मोल्स कितना आ जाएंगे? 20/180। कैसे? मास अपॉन मोलर मास। मास ये है और मोलर मास ये मैंने निकाल लिया। वाटर का मोलर मास होता है, निकाल लो, 2 × 1 + 16, कितना हो गया? 18। वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 80/18। इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए। अब बहुत आसान है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके मोल्स, अगर आपको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 20/180 क्या है? इसके मोल्स हैं, अपॉन टोटल मोल्स कितना आएंगे? वाटर और ग्लूकोज के ऐड करके। बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आ गया? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ग्लूकोज के मोल्स आपके पास आ गए, अपॉन टोटल मोल्स आपने कर दिए, तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ग्लूकोज का। ऐसे ही वाटर का निकाल लेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे जो भी आया ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन का तरीका होता है। मोल फ्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। इसके बाद करते हैं कंसंट्रेशन निकालने के तरीके में। सबसे पहला तरीका है मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। जस्ट लाइक जैसे मार्क्स परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ऐसे मास निकालते हैं, मास अपॉन टोटल मास। वेरी इजी। जस्ट लाइक आपने देखा था अभी 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन, आपने देखा था 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब आपने क्या देखा? 20 ग्राम ग्लूकोज था 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये क्या है? ये टोटल मास है, और ये क्या है? सॉल्यूट का मास है। तो मास अपॉन टोटल मास, इसको क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। तो ये 20% क्या दे रखा है? इसका मास दे रखा है ग्लूकोज का, ठीक है। 20% मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है ग्लूकोज की, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन वेरी सिंपल। पार्ट्स पर मिलियन के अंदर क्या है? जस्ट लाइक आपको दे रखा है, मान लो 12 pm 12 ppm क्लोरीन इन वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। 12 ppm का मतलब है 12 पार्ट्स क्लोरीन के हैं 1 मिलियन पर मिलियन वाटर के अंदर, 1 मिलियन वाटर के अंदर। पार्ट्स का मतलब क्या है? अगर आप वेट की बात करोगे तो 12 ग्राम, अगर आप मोल्स की बात करोगे 12 मोल्स। कोई सा भी पार्ट ले लो, चाहे मोल्स ले लो चाहे ग्राम ले लो, वो कितना है? सिर्फ 12 ग्राम है। अगर वेट करोगे तो 12 ग्राम कितने में है? 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 60, कितने जीरो है? 6। 1 मिलियन ग्राम वाटर के अंदर इतना क्लोरीन है। देखो इसका यूज कहाँ है? पीपीएम का यूज होता है जब आप पॉल्यूशन नापते हो, वाटर पॉल्यूशन हो चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वहां पे पीपीएम में नापते हैं। कहाँ में नापते हैं? पीपीएम या पीपीबी में नापते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। क्योंकि वहां पे जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, जो मिलावट होती है, वो बहुत कम लेवल पे बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। इतना सा क्लोरीन ये पानी को जहर बना देगा, इतना सा मर्क्यूरी पानी को जहर बना देगा, पीने लायक नहीं छोड़ता, ठीक है। वहां पे इनकी नीड होती है, जहां पे बहुत कम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। 12 ppm क्लोरीन इन वाटर, ये आपका मतलब क्या है? इसका 12 ग्राम क्लोरीन इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर, इसका मीनिंग है। इसके बाद करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या है? वेरी इजी। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। Number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram
मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आपको वजन दे रखा है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट बोले तो वाटर या कुछ भी दे रखा है सॉल्वेंट, तो उस केस में आप उसका मास लोगे किलोग्राम में। लेकिन अगर ग्राम में दे दिया तो आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ग्राम में होता है तो अपॉन 1000 करते हैं, और वो अपॉन वाला 1000 क्योंकि वो अपॉन के भी अपॉन में है तो वो ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है जिसको इससे डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। मोल पर केजी, या आप इसकी यूनिट कह सकते हो मोलल। क्या? मोलल। फिर बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर मिलीलीटर में हो तो उसमें इनटू 1000 कर देते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि वो अपॉन में जाएगा फिर वो ऊपर जाएगा, वही सेम फंडामेंटल। ठीक है, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कई बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन के वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं होता, तो उस केस में ध्यान रखना वहाँ डेंसिटी गिवन रहेगी। क्या गिवन रहेगी? डेंसिटी। तो वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जहाँ पे आप वॉल्यूम निकाल लोगे मास अपॉन डेंसिटी से। ठीक है, वॉल्यूम वहाँ पे कैलकुलेट करके आप उसमें पुट कर दोगे। मास दे रखा होगा, डेंसिटी दे रखी होगी, तो वॉल्यूम निकाल के इसमें पुट कर दोगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस मोलैरिटी पे ऐसे ही आते हैं, वहाँ डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं दिया जाता, वहाँ पे आपको डायरेक्टली डेंसिटी दी जाती है और वहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है और डालना पड़ता है फिर इसमें। नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी किस केस में यूज़ होती है? नॉर्मेलिटी यूज़ होती है जब आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो। कैसा सॉल्यूशन हो? इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब आयनिक हो। क्या हो? आयनिक। तो वहाँ पे आप नॉर्मेलिटी यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि आप जब एक इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हो लाइक KCl, NaCl, तो ये क्या करते हैं? सॉल्यूशन में टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, क्या आते हैं? टूट जाते हैं। उस केस में आपको नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? नॉर्मेलिटी। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना। देखो, आपने मान लो एक पानी लिया, वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने क्या मिलाई? ग्लूकोज। ठीक है, आपने ग्लूकोज मिलाया या सॉल्ट मिलाया, कोई सा कुछ भी मिलाया, और वो बढ़िया करके घुला, मतलब वो ज़्यादा एकदम से घुल गया, वो सॉल्युबल हो गया, एकदम से उसमें मिल गया। इसका मतलब क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, वो एकदम से सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हो सॉलिड इन लिक्विड की, जो अभी मैंने बताई, ग्लूकोज इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? लिक्विड के अंदर सॉलिड कंपोनेंट मिला रहे हो। जब आप लिक्विड के अंदर सॉलिड कंपोनेंट मिलाते हो तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये एक बार आपने मिलाना शुरू करा, सपोज करो आपने चीनी मिलानी शुरू करी, ग्लूकोज या सुक्रोज ले लो, आपने चीनी मिलानी शुरू करी। जब आप चीनी मिलाओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा वहाँ पे मिलना खत्म हो जाएगा, उसके अंदर मिल नहीं पाएगा, वो चीनी ऐसी कैसी रखी रहेगी, वो घुल नहीं पाएगी उसके बाद, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम लिमिट, इसके आगे वो नहीं घुलेगी, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप और ज़्यादा अमाउंट नहीं मिला सकते सॉल्यूट का। ठीक है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, लाइक डिजॉल्व, लाइक ये एक वो है, याद रखना कि जो जैसे आपने कोई चीज़ मिलाई, जैसे सपोज करो शुगर है, शुगर आपने मिलाई, तो शुगर आप तेल में नहीं मिलाओगे बैठ के, शुगर कहाँ में मिलाओगे? पानी में। ठीक है, लाइक डिजॉल्व, लाइक पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट, ये दोनों डिजॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्यूट हमेशा ध्यान रखो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। पोलर सॉल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये क्या बवाल है? ये बताओ। देखो, पोलर का मतलब क्या है? पोलर का मतलब है चार्ज्ड। जैसे मान लो दो पोल्स, जैसे मान लो HCl,
HCl पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं? हाँ पोलर है। कैसे पता हमें? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दो पोल्स बने हुए हैं, चार्ज है, दोनों पोल्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। और नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल क्या है? नॉन पोलर का ये ले लो C6H12O6। यहाँ पे कोई पोल्स नहीं बने हुए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई पोल नहीं है, ठीक है। तो पोलर डिजोल्व इन पोलर, ये ध्यान रखना। पोलर जो है पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। लाइक डिजोल्व लाइक। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वेरी इजी, ये आपको पता है, घर पे भी देखा होगा। आपने चीनी मिलाई, अगर आप गर्म पानी में मिलाते हो तो जल्दी घुल जाएगी, ठंडे पानी में देर में घुलेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। थोड़ी सी राइटिंग मेरी अनक्लियर है, लेकिन क्योंकि मैं बार बार डिक्टेट कर रहा हूँ तो ये मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अनक्लियर है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। आपने घर में देखा होगा गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है, उसके अंदर सॉल्यूट एकदम से मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। कहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता? जहाँ पे आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो। जैसे सपोज चीनी मिलाने बैठ गए, आप प्रेशर कुकर में भी मिलाओगे, कहीं भी मिला लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी उसकी, ये ध्यान रखना। चाहे आप कुकर में रख के मिला लो, चाहे कहीं भी रख के मिला लो। इसके बाद बात करते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड के बाद बात करते हैं गैस इन लिक्विड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारे लॉज आ रहे हैं। सबसे पहला लॉ यहाँ पे आता है गैस इन लिक्विड के अंदर, हेनरी लॉ। वेरी इजी। हेनरी लॉ क्या कहता है? बहुत इजी है। देखो मान लो ये लिक्विड है, इसके ऊपर आप एक गैस मिलाना चाह रहे हो। क्या मिलाना चाह रहे हो? इसके अंदर एक गैस। अगर आपको गैस मिलानी है और यहाँ पे आप प्रेशर लगाते हो तो क्या होगा? इसको प्रेशर को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे, ये जो गैस होगी इस लिक्विड के अंदर उतना ही जल्दी घुलेगी, ये गैस उतनी ही जल्दी अंदर मिक्स होगी। इस प्रेशर को जितना ज़्यादा करोगे, जितना बढ़ाओगे, ये गैस उतना ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो प्रेशर पे डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व्ड। जितना गैस मिली है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व्ड, ये किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर पे, जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। प्रेशर अप्लाइड ओवर इट, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना गैस मिलेगी उसके अंदर, उसका मोल फ्रैक्शन अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रेशर के इंक्रीज करने पर। जब ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमेशा ध्यान रखना एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हेनरी का लॉ है तो एक हेनरी कांस्टेंट आएगा KH(x), ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई जगह यहाँ पे एक दूसरा लॉ भी यूज होता है, ये तो है जो सब जगह यूज होता है। किसी किसी जगह एक चीज और यूज होती है, हम मास को प्रोपोर्शनल रख देते हैं कि आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा मास गैस का डिसॉल्व होगा। उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M=KHP। तो कई जगह ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जहाँ पे मास का जिक्र है, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। ये मोल फ्रैक्शन वाला बिल्कुल वर्क करता है हर जगह, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब आप गैस को लिक्विड में मिलाते हो तो उस पर प्रेशर का इफेक्ट हेनरी ने समझाया था। किसने समझाया था? हेनरी ने। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस जल्दी डिजोल्व होगी, ज़्यादा डिजोल्व होगी, ठीक है, ये हेनरी ने कहा था। प्रेशर के इंक्रीज करने पर क्या होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट अभी तक हमने नहीं देखा है, अब हम वो देखेंगे कि टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या घटती है। देखो बहुत आसान है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस की एनर्जी, थर्मल एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी,
हीट मिलेगी उसे, उसे क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जब उसे एनर्जी मिलेगी तो वो रुकेगा नहीं, रुकेगा, गैस नहीं रुक पाएगी, गैस भागेगी चारों तरफ। जब गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो रुक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी घटती है और प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये हेनरी ने कहा ही था अभी, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। ये जो लॉ है हेनरी लॉ, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, कहाँ पे हमने इसे अप्लाई किया है रियल लाइफ में। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कोल्ड ड्रिंक की, बहुत आसान है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। कोल्ड ड्रिंक क्या होती है बताओ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, क्या है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है। मतलब ये CO2 से बनाई गई है, मतलब इसके अंदर CO2 को डिसॉल्व करा गया है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक टेस्ट आता है। CO2 इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसका एसिडिक टेस्ट CO2 की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, CO2 की वजह से, ठीक है। तो ये एक कोल्ड ड्रिंक है, इसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक है। ये कार्बोनेटेड मतलब कार्बोनेटेड वाटर है। इस वाटर के अंदर आपको क्या मिला है, CO2 मिलाई गई है, जिससे कि वो कोल्ड ड्रिंक बनी है, ठीक है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है। अगर आप यहाँ पे इसको टेम्परेचर ज़्यादा देते हो, कहने का मतलब गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा बोतलें फटने का डर रहता है, फूल जाती है बोतल। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गैस की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो अंदर नहीं रुकेगी, CO2 अंदर नहीं रुकेगी, वो बाहर को भागेगी, जिससे कि बोतल फट जाती है या फूल जाती है, ठीक है। ज़्यादा ही गर्मी पे रख दोगे तो फटी जाएगी वो, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो गैस की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और वो बाहर निकल आएगी, वो अंदर नहीं रुकेगी, बोतल ब्लास्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, बोतल ब्लास्ट कर जाएगी। इससे बचने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि इसको ठंडे में रखो। कहाँ रखो, फ्रीजर में रखो। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं फ्रीजर में रखा रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, गैस को एनर्जी भी नहीं मिलेगी, वो कम एनर्जी पे अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, और कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी बरकरार रहेगा, ठीक है। सेकंड, प्रेशर का क्या रोल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक में खाली स्पेस होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन भरी हुई होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन भरी हुई होती है। क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर रखती है, क्या बनाए रखती है, प्रेशर, जिससे कि जो CO2 होती है वो बाहर नहीं निकलती। ये नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेशर बना के रखती है, जिससे कि CO2 बाहर नहीं निकलती। जैसे आप बोतल खोल देते हो, उसके अंदर से आवाज़ आती है, उसमें क्या क्या निकलती है, उसमें नाइट्रोजन निकल जाती है, CO2 थोड़ी बहुत निकल जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो निकल गई, इससे प्रेशर हट गया उसके ऊपर से, और CO2 निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ से प्रेशर हट गया। तो टाइम के साथ आपने देखा होगा 2 दिन बाद कोल्ड ड्रिंक बेकार हो जाती है, टेस्ट बेकार हो जाता है, जब आप बोतल को खोल देते हो, सील पैक खोल देते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन का जो प्रेशर था वो हट गया और CO2 बाहर निकलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर का क्या असर हुआ, प्रेशर का वही आपने देखा, प्रेशर बढ़ा रहा तो CO2 अंदर रही, और टेम्परेचर कम से कम उतना अच्छा है तभी तक CO2 अंदर रहेगी, ठीक है। टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई, टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई, किस चीज़ के लिए, उस गैस को अंदर रोकने के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हाई कब रहेगी, जब टेम्परेचर कम रहेगा और प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट था ये। सेकंड है, कोल्ड ड्रिंक के बाद आपका आता है स्क्यूबा डाइविंग। देखो स्क्यूबा डाइवर जो होते हैं, स्क्यूबा डाइवर किसे कहते हैं, जो समुद्र में गहराइयों तक जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाएं, चाहे रिसर्च के लिए जाएं, ठीक है। तो वो समुद्र की गहराइयों तक जाते हैं। जब वो गहराई तक जाते हैं, नीचे तक जाते हैं, तल तक जाते हैं, यहाँ पे तली तक जाते हैं समुद्र की, तो यहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगता है। देखो जितना नीचे जाओगे पानी के, उतना ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ेगा उनके ऊपर, पानी का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ेगा। जब प्रेशर उनके ऊपर बढ़ जाएगा तो एक बात बताओ, जो ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन उनके ब्लड में ज़्यादा मिक्स होगी। ऑक्सीजन है चाहे नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन टैंक को लेके गए अंदर, तो ऑक्सीजन टैंक के अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी है, वो सब उनके ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब ब्लड में जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है। वो नीचे पहुंच गए, अब वो अचानक से ऊपर आते हैं। जब वो एकदम से ऊपर आते हैं तो होता ये है कि उनके ऊपर से वो प्रेशर हट जाता है जो पानी के नीचे था। वो प्रेशर जब वो हट गया तो उनके अंदर जो गैस डिजॉल्व हुई थी, जो ब्लड में गैस डिजॉल्व हुई थी, वो सब की सब बाहर निकलेगी एकदम से, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बैंड्स। क्या आते हैं, बैंड्स आ जाते हैं।
बैंड्स आ जाते हैं। बैंड्स में होता क्या है, वो फूल जाता है आदमी, क्या हो जाता है, वो फूल जाता है, वो बहुत मोटा हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि अंदर से सारी गैस एकदम से निकल गई, उसके खून में से सारी गैस जो डिजोल्व हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर से प्रेशर हट गया, वो एकदम से निकल गई। जब एकदम से निकली तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, बैंड, मुड़ जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है। इससे बचने के लिए हम उनके ऑक्सीजन टैंक में क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन टैंक में हम मिला देते हैं हीलियम। क्या मिला देते हैं, हीलियम। हीलियम का अमाउंट इसलिए मिलाते हैं ताकि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है उनके जो ब्लड में डिजोल्व हो रही है ज़्यादा अमाउंट में, ऑक्सीजन का तो चलो साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन नाइट्रोजन का तो है, तो जो वो ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो रही है वो नहीं होगी, हीलियम उस चीज़ को रोक देगा, क्या कर देगा, उसे रोक देगा, ठीक है। हीलियम को मिलाया जाता है। सेकंड था स्क्यूबा डाइविंग। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं तो माउंटेन्स पे जब आप जाते हो, एल्टीट्यूड सिकनेस जिसको बोलते हैं, मतलब जब आप ऊपर जाते हो पहाड़ों पे तो वहाँ पे आपको उल्टी आती है, जी घबराता है, सांसें धड़कनें तेज हो जाती हैं, वाई, वेरी इजी। जब आप ऊपर जाते हो तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों सांस लेने में दिक्कत क्यों हुई, देखो आपने सांस ली, ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिजोल्व हो गई नॉर्मल प्रेशर पे, आप जब पहाड़ों पे गए तो जो आपने सांस ली वो प्रेशर उसे नहीं मिल रहा जो पहले था, जब वो प्रेशर उसे नहीं मिल रहा तो उतना ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना प्रेशर उसे नहीं मिल रहा जितना था, ठीक है। जब नॉर्मल प्रेशर उसे मिलेगा तभी तो वो बराबर अमाउंट में डिजोल्व होगी ब्लड में, हीमोग्लोबिन उसे लेके जाएगा, उसके लिए प्रेशर की नीड होती है, ठीक है। तो प्रेशर जब उसे नहीं मिलेगा, प्रेशर कम मिलेगा, तो वहाँ पे उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से घट जाएगी, कहने का मतलब वो ऑक्सीजन लेस डिजोल्व होगी, क्या होगी, लेस डिजोल्व होगी इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगी, जिसकी वजह से खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके चलते आप क्या करते हो, तेजी से सांस लेते हो। होता क्या है, तेजी से सांस लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आता है लंग्स तक और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चारों तरफ पहुंचाता है ताकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो और हम ख़त्म ना हो मैं, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आपकी हार्ट बीट तेज होती है और आप तेज़ी से सांस लेते हो, ठीक है। यहीं पे आपको एंग्जाइटी आती है, क्या आती है, एंग्जाइटी, जी घबराना वगैरह, ठीक है, वॉमिटिंग, सब यहीं आता है। एल्टीट्यूड सिकनेस इसी को बोलते हैं, लो प्रेशर की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, लो प्रेशर की वजह से, और यहाँ पे भी हेनरी लो काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर आप क्या देखेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की। देखो लिक्विड सॉल्यूशन मतलब आप क्या मिला रहे हो, अब आप लिक्विड इन लिक्विड मिला रहे हो, लिक्विड को लिक्विड के साथ मिला रहे हो। अभी तक आपने गैस इन लिक्विड देख लिया, सॉलिड इन लिक्विड देख लिया, अब लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हो। यहाँ पे दो लॉ आते हैं, सबसे पहला है राउल्ट लॉ और दूसरा है डाल्टन लॉ। वेरी इजी, ये भी वही है, सेम, कोई अंतर नहीं है, बहुत आसान है। देखो आपने दो लिक्विड मिलाया, लिक्विड वन, मान लो आपने मिलाया लिक्विड वन, दूसरा मिलाया लिक्विड टू, आपने मिला दिया, प्रॉपर मिक्सिंग हो गई लिक्विड वन और लिक्विड टू की, ठीक है। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, आपने जब इसे गर्म करोगे तो यहाँ पे लिक्विड वन के वेपर्स बनेंगे, फिर लिक्विड टू के वेपर्स बनेंगे, दोनों के वेपर्स एक साथ बनेंगे, ठीक है। इन वेपर्स की वजह से यहाँ पे कुछ प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा, प्रेशर, बंद है वेसल, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर। जो लिक्विड ज्यादा होगा, लिक्विड वन मान लो ज्यादा है तो उसके वेपर्स भी ज्यादा होंगे, जब उसके वेपर्स ज्यादा होंगे तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका। कहने का मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वही है। पार्शियल वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जिसके मोल्स हाई होंगे, आउट ऑफ द टोटल जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। मिलाने से पहले लिक्विड वन और लिक्विड टू का जो भी प्रेशर था वो है ये P1 नॉट, क्या है ये P1 नॉट, और लिक्विड टू का क्या मान लेंगे, P2 नॉट, क्या मान लेंगे, P2 नॉट। सेकंड के लिए क्या काम कर जाएगा, ये एरिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट का, ठीक है। और ये मिलाने के बाद का है, ये मिलाने के बाद उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा मिक्सचर का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा
उसके मोल फ्रैक्शन पे। जो कंपोनेंट ज़्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वेरी इजी। ये था राल्ट लॉ। ये दिया था वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए दिया था? वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। देखो सीधी सी बात है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए वॉलेटाइल का मतलब क्या है? वॉलेटाइल का मतलब है जो मूवेबल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जिनके अंदर वेपर्स आसानी से बन जाते हैं, जिनके अंदर वेपर्स आसानी से बन जाते हैं, आसानी से वो मूव कर जाता है, बाहर निकल आता है अंदर से। ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन। उसके बाद करते हैं डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है? डाल्टन लॉ बड़ा सिंपल है। इन दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर जब आप मिला दोगे उसको बोलते हैं टोटल प्रेशर। क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा? वो इन दोनों का सम होगा। क्या होगा? इन दोनों का सम। यही इसका लॉ है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, डाल्टन ने सिंपल यही कहा था कि इन दोनों का ऐड कर दोगे इन दोनों को तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है अगर आपको मोल फ्रैक्शन दोनों नहीं दे रखे हैं तो आप एक से भी काम चला लोगे। कैसे? अगर मान लो x1 है, x1 प्लस x2 आपको पता है क्या होता है? 1 होता है। तो x1 की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस x2। इसको आप इसमें पुट कर दो। इसे सॉल्व कर लो। P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। जब x2 इसमें से कॉमन लोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। वेरी सिंपल इज दैट। ये क्या आ गया? टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बन गया, जो कि डाल्टन लॉ के हिसाब से आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है, न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पोर्शन में से और आपसे यही पूछेगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालो, या एक कंपोनेंट का निकालो, टोटल दे देगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन इसी पे से आते हैं। देखो इसके अलावा एक चीज और है इसके अंदर, एक छोटा सा लॉ और है जो कि इसी के अंदर से डराइव करा गया है। कौन सा है? देखो, अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो दोनों के दोनों क्या है? ऑलरेडी वेपर फेज में है, पूरी तरीके से वेपर फेज में है, तो आप क्या करोगे? सिंपल आप क्या लोगे? जो प्रेशर होगा, जब पूरा पूरा वेपर फेज में है तो जो प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं? ये तो हमें पता है। लेकिन जब यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, होता नहीं, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे टोटल प्रेशर। क्या लेंगे हम यहाँ पे? टोटल प्रेशर। कब? जब आपके पास लिक्विड कंपोनेंट दोनों काय में दे रखे हैं? वेपर फेज में। उस केस में आपके पास जो कांस्टेंट आएगा वो क्या लिया जाएगा? टोटल प्रेशर। क्या लिया जाएगा? टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, जब वेपर फेज में दे रखा हो तो ये वाला लॉ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब आपके पास सिंपल लिक्विड्स दे रखे हो, दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन दे रखा हो, उसको हीट करके वेपर बनाया जा रहा है, तो उस केस में आपको टोटल प्रेशर का फॉर्मूला डेल्टन का यूज होगा और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला राउल्ट्स का यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जब गैस इन लिक्विड का पूछा हो तो हेनरी लॉ यूज होगा। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वेरी इजी, ये हम अभी पढ़ चुके हैं शायद, है नहीं? लेकिन वेपर प्रेशर के बारे में नहीं देखा था हमने। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो बहुत इजी है। एक चैम्बर लिया, वाटर लिया, इसके अंदर आपने कुछ मिला दिया। जब आपने कुछ मिला दिया तो होगा क्या? इसकी वजह से यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे थे वो कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन सॉलिड ने जगह घेर ली। जो आपने मिलाया गया है, जो आपने मिलाया है उसने कुछ जगह ले ली, जिसकी वजह से अंदर से वेपर्स निकल के बाहर नहीं आ पा रहे। जब उन्होंने जगह घेर ली तो वेपर बाहर नहीं निकल के आ रहे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? आपने सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया आपने? सॉल्यूट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? वेपर प्रेशर घट गया। बहुत आसान है। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटेगा, ये आपको पता लग गया। ठीक है, इसके बाद करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसके अंदर रॉल्स लॉ फॉलो होता है। मतलब
पूरी तरीके से वो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब उनका जो मोल फ्रैक्शन है उस पर ही डिपेंड करेगा उनका पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये रॉल्स लॉ था, ये फॉलो हुआ उस सॉल्यूशन में तो उसको बोलते हैं आइडियल, और जहां ये फॉलो नहीं होता, जहां ये ओबे नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये दोनों केसेस देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जहां पे आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हो। क्या लेते हो? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूट जिसके वेपर्स आसानी से नहीं बनते, मतलब जो वेपर्स बनने में दिक्कत करता है, ठीक है, जो वेपर्स बनने में दिक्कत करता है, जो वेपर्स को बनने नहीं देता, मतलब जिसके मिलाने से वेपर प्रेशर घटता है कि नहीं? तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के केस में आपका क्या यूज होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूले अब आप पढ़ोगे, ठीक है। पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको जो रॉल्स लॉ फॉलो करता है, जिसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या रहता है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो रहता है, जिसकी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो रहती है, और यहाँ पे नॉन जीरो रहती है दोनों चीजें। कहने का मतलब यहाँ पे एनर्जी चेंज नहीं होती, मिलाने के बाद कोई एनर्जी भी चेंज नहीं होता, ना कोई वॉल्यूम चेंज होता, ठीक है। और नॉन आइडियल में दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जहां पे रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होता। अब रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होता, इसका मतलब क्या? रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होता, इसका दो केसेस बनेंगे। सबसे पहला, आपने मान लो दो कंपोनेंट्स मिलाए, ए बी बी, मिला के आपका क्या बन गया? ए बी बन गया। क्या बन गया? ए बी। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी मिलाने के बाद जो ए बी बना, इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मान लो हाई निकले। क्या निकले? मिलाने के बाद इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई निकले। तो होगा क्या? जब इनके बीच के इंटरेक्शंस हाई हैं, इनके बीच के इंटरेक्शंस हाई हैं, तो इनके वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे, इनके वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से इसका प्रेशर घट जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर घट जाएगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप अभी पढ़ोगे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हुआ? घट गया। क्या हुआ? घट गया, ठीक है। वेपर प्रेशर में आपको क्या दिखाई देगा? घटा हुआ नजर आएगा, आपको घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जब आप वेपर प्रेशर देखोगे, मान लो ये था, इस तरीके से घट जाएगा, ठीक है। ये घटा हुआ नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? घटा हुआ। ये घटता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये घटता हुआ दिखाई देगा। वेपर प्रेशर क्या हुआ? यहाँ पे घट गया। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए? घट गए। जब ए बी इनको जब आप बॉईल करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेपर्स बनने चाहिए थे पहले के मुकाबले कम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गए, आसानी से वेपर्स नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर घट जाएगा। दूसरा केस है, मिलाया आपने, मिलाने के बाद जो ए बी बना, इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हैं? वीक हैं। क्या हैं? बेकार हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच के बेकार हैं, तो होगा क्या? वेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर। और जहाँ पे वेपर प्रेशर घट जाता है इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत आसान एग्जाम्पल है यहाँ पे, फिनॉल एंड एनिलीन। जब आप फिनॉल और एनिलीन को मिलाते हो तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको? देखो, फिनॉल और एनिलीन के बीच में क्या हो पड़ेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। मिलाने के बाद इनके इंटरेक्शंस मजबूत हो गए, इनको आसानी से वेपर्स नहीं बनाया जा सकता। क्लोरोफॉर्म एसीटोन का भी यही केस है। जब आप मिला दोगे तो इनके अंदर बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद इनको वेपर्स बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं दोनों। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? आपके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस घट गए। देखो हुआ क्या, इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, अल्कोहल है। तो जब आप एसीटोन को इसके अंदर मिलाओगे तो उसकी वजह से इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, वीक हो गया, जिसकी वजह से वो वेपर्स आसानी से बन जाएंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेरी इजी।
इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन्हें कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। कहने का मतलब आप नंबर ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उस पर डिपेंड करेंगी कि वेपर प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा। इनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाम से पता लग रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कहने का मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया जब आपने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाए। जब आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा तो वेपर प्रेशर घट गया, डिक्रीज हो गया। जितना ज़्यादा आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे किसी भी सॉल्यूट का, उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। उसका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि एक सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पे उसका जो मोल वो है, क्या नाम है, प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। खैर, अरे देखो ये एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपने सॉल्यूट डाला, जब आपने सॉल्यूट डाला तो यहाँ पे वेपर्स को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है वो क्या है? P1 नॉट, और जो मिलाने के बाद हुआ वो क्या हो गया? P1। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा प्योर के मुकाबले कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्योर के मुकाबले कम हो जाएगा। ये डेरिवेशन है, ये आपको पता है, फॉर्मूला होता है किसका? राउल्स लॉ का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। इसके बाद डेल्टा P1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, या कह लो बड़ा माइनस छोटा, आसान भाषा में बड़ा माइनस छोटा, प्योर माइनस इम्प्योर। ये प्योर सॉल्वेंट का है माइनस ये सॉल्यूशन का प्रेशर, ठीक है। बड़ा माइनस छोटा करते हैं तो बढ़ेगा तो यही रहेगा, और जो छोटा है जो इम्प्योर है उसका फॉर्मूला क्या है? P1 नॉट x1। आपने इसमें पुट कर दिया, कॉमन ले लिया, P1 नॉट ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। ये 1 माइनस x1 क्या हो गया? x2 हो गया मोल फ्रैक्शन, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया। x2 का फॉर्मूला रख दिया, जो x2 का मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये रख दिया। डेल्टा P1 का मतलब क्या? P1 नॉट माइनस P1, और ये नीचे ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। देखो नाम देखो, रिलेटिव लोअरिंग, तो आप किसके लोअरिंग देख रहे हो? वेपर प्रेशर की इन रिलेशन टू इनिशियल। इनिशियल के रेस्पेक्ट में उसमें कितना लोअरिंग आई, वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया, डिक्रीज आया इनिशियल के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? आप देख रहे हो ये चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको दे रखा होता है सॉल्वेंट वाटर है। जब सॉल्वेंट वाटर दे रखा हो तो समझ जाना कि वहाँ पे जो सॉल्वेंट का मोल होंगे, सॉल्वेंट के जो मोल होंगे उनको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, उनको नहीं लिया जाएगा। सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट के सामने सॉल्यूट के मोल्स नहीं लिए जाएंगे। जैसे मान लो N1 और N2 है, यहाँ पे आपको N2 को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा जब आपके पास सॉल्वेंट वाटर दे रखा हो। क्यों? क्योंकि उसके मोल्स बहुत हाई आएंगे। क्या आएंगे? बहुत हाई। सॉल्यूट के मुकाबले सॉल्वेंट के मोल्स हाई होते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो उस केस में फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक बार बताओ, जब आपने सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घटा, जब वेपर प्रेशर घटा तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस पुराने वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए। कहने का मतलब आपको अगर प्रेशर वही चाहिए जो था तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वेपर प्रेशर घट चुका है, तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए जो था, ठीक है। जब आपको बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉईल करने वाला जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे उसके वेपर्स बन रहे हैं वो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा? एलिवेट हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया हमारा? इंक्रीज हो गया, मिलाने से, सॉल्यूट के मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर आया है वो डिपेंड करेगा मोलैलिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा? मोलैलिटी पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इस पे डिपेंड करेगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसे हटाओगे इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इल्यूबोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है?
केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, इसका ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ बहुत आसान है। देखो ये था सॉल्यूशन का टेम्परेचर। क्या है सॉल्यूशन का टेम्परेचर? मान लो ये है। जब आपने कुछ मिलाया आपको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये इससे पता लग रहा है। कैसे? देखो प्योर सॉल्वेंट मान लो क्या है, वाटर है। प्योर सॉल्वेंट वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना ले लिया मैंने? 100। कितना ले लिया? 100। जब आपने कुछ मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसको अटेन करने के लिए आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया। मिलाने के बाद वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा? 100 से कुछ ज़्यादा आएगा। देखो 100 यहाँ पे है तो उससे कुछ ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? कुछ ज़्यादा। 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी बढ़ेगा वो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। ठीक है, इसमें एलिवेशन आएगा थोड़ा सा। क्या आएगा? एलिवेशन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। फिर इसके बाद करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। देखो सीधी सी बात है, जब आप प्योर वाटर को आप फ्रीज करोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप मान लो आइसक्रीम लेके बैठ गए या वाटर में आप नमक डाल के बैठ गए और उसको फ्रीज करने बैठोगे तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा का मतलब नेगेटिव में ज़्यादा। आपका जो वाटर फ्रीज होगा -1 -2 पे फ्रीज होगा, ये -0.5 पे फ्रीज होगा। कहने का मतलब आपको माइनस में वैल्यू क्या करनी पड़ रही है? इंक्रीज। माइनस में इंक्रीज कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? माइनस में इंक्रीज कर रहे हो, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर। लेकिन पॉजिटिव में तो वो डिक्रीज ही हो रहा है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, डिक्रीज होने को। पॉजिटिव में तो डिक्रीज हो रहा है वो, लेकिन माइनस में तो इंक्रीज हो रहा है ना वो। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा ले रहा है वो, भले से ले तो ज्यादा रहा है लेकिन ले तो नेगेटिव में रहा है ना, तो नेगेटिव में तो वो काय में माना जाएगा? फिर रियलिटी तो वो डिक्रीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वो डिक्रीज। 0 का मुकाबले -1 क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और यहाँ पे जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा? ये कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, जिसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या आप कह सकते हो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप कह सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट क्या है? ये है इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। देखो यहाँ पे जो प्योर का होता है, प्योर का टेम्परेचर हमेशा आपको क्या मिलेगा? प्योर का टेम्परेचर यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। मिलाने के बाद जो होगा वो घट जाएगा, इसलिए आपको प्योर पहले मिलेगा और सॉल्यूशन बाद में मिलेगा। सॉल्वेंट का पहले मिलेगा और सॉल्यूशन का बाद में मिलेगा। यहाँ पे उल्टा था क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे जो प्योर का था वो बाद में था, क्योंकि प्योर का कम था। कम वाला बाद में लिखा जाता है, ज़्यादा वाला पहले लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, बड़ा माइनस छोटा करते हैं। चेंज जब भी निकालते हैं ना, बड़ा माइनस छोटा। इसके बाद करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। देखो आपने 2 सॉल्यूशन लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट समझो तो इन्होंने दे रखा है। ये एक फनल ले ली, फनल के अंदर मैंने क्या भर दिया? सुक्रोज का सॉल्यूशन भर दिया। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, सुक्रोज का सॉल्यूशन भर दिया, और नीचे ले लिया मैंने प्योर वाटर। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दी बीच में, ताकि अंदर से सब कुछ नीचे ना गिर जाए। होगा क्या? वाटर अंदर भागेगा। क्यों? वाटर चलता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसकी हाई कंसंट्रेशन और किसकी लो? वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन तक जाता है। वाटर मूव करेगा कहाँ से कहाँ? जहां वाटर ज्यादा था वहां से वो जाएगा लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ। कहने का मतलब इसके अंदर वाटर की कम कंसंट्रेशन थी तो इसके अंदर भागेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट मिलाया है आपने। क्या मिलाया है? सॉल्यूट। और बाहर की तरफ आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब है वहां पे वाटर ज्यादा है, और जहाँ पे सॉल्यूशन है मतलब वहां पे वाटर कम है। ऑब्वियसली बात है, तो वाटर उधर की तरफ भागेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे ग्लूकोज मिलाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाओगे, उतना ज्यादा वाटर अंदर भागेगा, उतना ही ज्यादा ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। दूसरी लैंग्वेज क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पे सॉल्यूट था नहीं, यहाँ पे सॉल्यूट था, हाँ, तो लो से हाई की तरफ गया। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। 2 लैंग्वेज में कह सकते हो आप। लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट गया, और हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट गया। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो प्रेशर इसको रोकने के लिए चाहिए,
इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब आपका जो वाटर है वो प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाए से। जो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए वो पाए है। पाए बोलो तो पाए किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। मतलब जितना मोल्स बढ़ाओगे आप सॉल्यूट के उतना आपका ऑस्मोसिस ज्यादा होगा, उतना ही आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। जितना आप इसमें मिलाओगे सॉल्यूट उतना ज्यादा ये पानी अंदर को भागेगा, उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। तो पाए डिपेंड करता है सीधा सीधा कंसंट्रेशन पे। इसका फॉर्मूला पाई CRT। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर, और सी क्या है? कंसंट्रेशन। बोलो तो मोलैरिटी। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये है इसका फॉर्मूला। और ये चारों जो हैं क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है